आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं लिंक्यू। लिंक्यू क्या होता है? इट्स लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी या लाइन इंटीग्रेटेड क्वेरी बोलते हैं। लैंग्वेज फॉर वर्ड, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे, चाहे वो लैंग्वेज सी शार्प हो, वीबी हो, पाइथन हो, विजुअल बेसिक हो, कोई भी लैंग्वेज, उसके साथ साथ आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। एक टेक्नोलॉजी है ये लिंक्यू जिसका नाम है। वो कह रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज में ही क्वेरी लिख सकते हैं। नो नीड टू राइट एसक्यूएल क्वेरी, नो नीड टू राइट एसक्यूएल प्रोसीजर्स। आपको एसक्यूएल प्रोसीजर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, चाहे वो वीबी हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी शार्प हो, उसके साथ आप लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा स्मूथ बनाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक रिसोर्सेस होता है जो कि आपको विजुअल स्टूडियो से इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है लिंक्यू टू एसक्यूएल। लिंक्यू टू एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले, जैसे आपने सपोज कर लो आपके पास विजुअल स्टूडियो 2022 है, या आपके पास में 2022 है, 2021 सॉरी 19 है, या 17 है, कोई भी है आपके पास। तो आप इंस्टॉलर में पहले चले जाएं, पहले अपनी रिक्वायरमेंट को चेक कर लें। अगर आपके पास वो चीज़ है, वो कंपोनेंट है, तो फिर आप स्टार्ट करें, अदरवाइज़ आपका वो चलेगा नहीं। तो जैसे कि मेरे पास 2022 है इस टाइम पे, राइट। तो 2022 के साथ में अगर ये करना चाहता हूँ मैं, तो कैसे होगा ये 2022 में मेरे पास में, मैं मॉडिफाई में चला गया। मॉडिफाई में जाने के बाद मैं एक ऑब्जेक्ट को सर्च करूंगा यहाँ पे, इसका नाम है लिंक्यू टू एसक्यूएल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्टॉल वाला पार्ट होगा, वेट अभी लोड हो रहा है। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए अगर आप ये ऐड करना चाहते हो तो, बिकॉज आप इंटरनेट के बिना करोगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, नहीं होगा। तो ये मेरे पास में वर्क लोड है। इसके बाद हमारे पास में इंडिविजुअल कंपोनेंट है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लिंक्यू टू एसक्यूएल, LIN लिंक्यू टू एसक्यूएल। ऑलरेडी मेरे पास ये एडेड है मेरे प्रोफाइल में, तो ये टिक है। आप में नहीं होगा तो ये अनटिक होगा, उसको टिक करोगे। टिक करने के बाद इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, इंस्टॉल होगा। कुछ MB का है ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इंस्टॉल करने में। इंस्टॉल करने के बाद फाइनली जब आप अपने पैनल पे आओगे तो यहाँ से आप उसको लॉन्च कर लोगे। लॉन्च करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है उसको आप ओपन करोगे, जिसमें आप उसमें काम करना चाहते हो। ठीक है, ये बेसिकली आपको क्या देता है, ADO.NET का ही एक पार्ट है, ये एडवांस फीचर है ADO.NET का। एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट हमने ADO.NEट जो पढ़ा था, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को। तो जिसके थ्रू हम लोग किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो हमें वहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड को कॉल करने के लिए हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एसक्यूएल क्लाइंट है, ओरेकल क्लाइंट है, OLEDB और ODBC, 4 हैं, जिसमें से आप किसी एक को कॉल करते हो, उसके साथ ये काम करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ADO.NET के एडवांस फीचर की वजह से ये लिंक्यू ऑब्जेक्ट आया। और लिंक्यू क्या कहता है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका डेटा सोर्स एसक्यूएल हो, चाहे वो डेटा सोर्स आपका ओरेकल हो, साइबेस हो, कोई भी हो, दैट विल बी कनेक्टेड विद द लिंक्यू। ठीक है, तो और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो होता है वो एसक्यूएल के साथ काम आता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट चाहेगी ना कि वो सिर्फ इसी के प्लेटफॉर्म में यूज़ हो। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एसक्यूएल के साथ में, वो इंटीग्रेटेड है। एसक्यूएल के साथ वो इंटीग्रेटेड है, इसलिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को मिलती है। तो अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, जैसे ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग एक एप्लीकेशन है, मैं उसका वर्किंग आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क होगा और इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। जैसे इसमें इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी मैंने एक डेटा लिंक्यू टू एसक्यूएल क्लास ऐड किया हुआ है। इसमें मैंने ऑलरेडी लिंक्यू टू एसक्यूएल ऐड किया हुआ है। अगर मैं एक सेकंड प्लेटफॉर्म ऐड करना चाहूँगा तो भी ऐड कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, या प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे जाके क्लिक करना है। इस मेन्यू पे यहाँ से भी कर सकते हो ऐड, जैसे आप न्यू आइटम ऐड करते हो वैसे ही करना है आपको। तो यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक किया, न्यू आइटम के बाद आप यहाँ से जाते हो, उस आइटम पे जाते हो। आइटम का नाम है लिंक्यू टू एसक्यूएल। तो फाइंड करने के लिए आप सर्च बार में जाओगे और यहाँ पे लिंक्यू लिखोगे, सेम ऑब्जेक्ट वही जो आपने पहले वहाँ लिखा था, लिंक्यू टू एसक्यूएल लिखोगे तो देखो आपके पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट आएगा। उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका नाम इस टाइम पे क्या है, डेटा क्लासेस 2.dbml,
डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो आ रहा है 2 आ रहा है, ऑलरेडी मैंने इसमें 1 को ऐड किया हुआ है तो ये 2 आ रहा है। तो मेक श्योर कि जब भी आप उसको कॉल करोगे तो 2 के नाम से कॉल करोगे। तो ये मैंने ऐड कर लिया एक। ये एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, GUI प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर में आपको क्या करना है, इम्पोज करना है व्हेन एवर यू वांट टू ऐड सम टेबल्स। कोई भी अगर आपको टेबल ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाके आप उसको क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस प्लेटफॉर्म पे छोड़ दोगे। आफ्टर ड्रैगिंग द ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू हैव टू बिल्ड द प्रोजेक्ट को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे सारे इसके मैकेनिज्म मेथड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ इसलिए मेरे पास वाइट प्लेटफॉर्म आ गया। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने डेटाबेस को क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट करना है। तो मुझे उसके लिए चाहिए होगा सर्वर एक्सप्लोरर। अगर आपको सर्वर एक्सप्लोरर नहीं मिलता है तो आप व्यू मेन्यू जाओगे, व्यू मेन्यू में यहाँ पे आपको सर्वर एक्सप्लोरर मिलेगा। सर्वर एक्सप्लोरर मिलेगा, सर्वर एक्सप्लोरर पे जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, कनेक्शंस बने हुए हैं तो आप यहाँ पे बना लोगे, उसको ड्रैग ओपन कर सकते हो। नहीं बने हुए हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और न्यू कनेक्शन पे जाओगे और यहाँ पे सर्वर का नाम दोगे, जो भी आपके एस्को सर्वर का नेम है। जैसे मेरे एस्को सर्वर का नाम है, एस्को सर्वर का नाम मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। और आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अगर बने हुए हैं तो आप उसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, और नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं आता है वो अपना देख लेंगे। यहाँ से सर्वर का नेम कनेक्ट कॉल करेंगे, मतलब कॉपी करेंगे, यहाँ पे सर्वर के नेम को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू वो कनेक्शन कराना चाहते हैं। जैसे ई-कॉम के नाम से मेरे पास एक डेटाबेस है, EDB के नाम से, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करके मैं चेक कर लूँगा कि जो मेरे इंटायर जो पैरामीटर्स है वो सही है कि नहीं है। फाइनली मैंने ओके पे क्लिक करा तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ई-कॉम के नाम से आ जाएगा। जैसे कि देखो ये आ गया है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो इसके अंदर में जितने भी टेबल्स बने हुए सारे टेबल्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे एक टेबल के लिए मैंने आपको बोला कि एक टेबल को यहाँ से ये कार्ट का एक प्रोडक्ट का टेबल है, सपोज कर लो मैं एक कस्टमर का टेबल को ले रहा हूँ। कस्टमर के टेबल को मैंने ड्रैग किया और ड्रैग करके इस प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया। एज इट इज अगर आपको दूसरा टेबल भी यूज करना है तो वैसे ही आप इस टेबल को भी ड्रैग करके वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। सपोज कर लो मुझे एक सेकंड टेबल और चाहिए, इसमें से मुझे एक सेकंड टेबल और चाहिए। नहीं ये मेरा नहीं था, ये है ई-कॉम DB ना, ये वाला दिस वन, जिसके इसके अंदर मैंने एक प्रोडक्ट के टेबल को कस्टमर के टेबल को ले लिया है। अब मुझे प्रोडक्ट का टेबल चाहिए तो मैं प्रोडक्ट का टेबल भी ले सकता हूँ, और उसके बाद मुझे कार्ट का टेबल चाहिए सपोज करो तो मैं कार्ट का टेबल भी ले सकता हूँ। अब देखो जो मैंने फॉरेन की बनाया था वो फॉरेन की का रिलेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम लोग ER डायग्राम कहते हैं, एंटिटीज रिलेशनशिप डायग्राम। अगर आपको अगर डॉक्यूमेंट्री आपको करनी है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो आपको एक डेवलपमेंट साइकिल होता है ना, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट को बना के डेवलप करके दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जिसमें हम प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू हम दिखाते हैं, ब्लूप्रिंट दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS होता है। जो SRS में हम लोग प्रोजेक्ट को पूरा ब्लूप्रिंट उसको हम शो कराते हैं। कोई भी अगर कस्टमर होता है उसको दिखाने से पहले, मतलब वो लेने से पहले वो आपसे पूछेगा, ब्लूप्रिंट मांगेगा, तो ब्लूप्रिंट के अंदर में हम इस तरह के ER डायग्राम को, हमारे टेबल के जो भी रिलेशन है ना, उसमें देखो रिलेशन भी शो कर रहा है जो आपने बनाया था। तो वो इंटायर एक आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका लिंक क्यू है, वो पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को भी दिखा सकता है। आप यहाँ से दिखा सकते हो कि कौन सा, अभी इसमें देखो कीज भी दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे प्रोडक्ट ID जो है वो प्रोडक्ट ID से, और कार्ट ID से मिला हुआ है। यहाँ पे कार्ट ID से डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका टेबल है आप इस तरह से ले लोगे। लेने के बाद आप फाइनली इसको बिल्ड करोगे। जब तक आप इसको बिल्ड नहीं करोगे तब तक ये इसके मेथड्स बनेंगे नहीं। तो आप यहाँ पे बिल्ड में जाओगे,
बिल्ड सॉल्यूशन करोगे तो बिल्ड सॉल्यूशन के हो सकता है बिल्ड सॉल्यूशन के टाइम पे आपके पास एरर आ जाए। मेक श्योर कि आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर में होनी चाहिए। प्राइमरी की मस्ट बी रिक्वायर्ड देयर, प्राइमरी की होनी चाहिए टेबल के अंदर। टेबल के अंदर तुम्हारी प्राइमरी की नहीं है तो आपका ये मैकेनिज्म वो क्रिएट नहीं करने देगा। तो भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप प्राइमरी की नहीं लेते हो इसका मतलब आप तो प्रोजेक्ट बना ही नहीं रहे हो, नॉर्मलाइजेशन आप हैंडल कर ही नहीं रहे हो ना। टेबल के अंदर में अगर आपने प्राइमरी की नहीं लिया था तो आप नॉर्मलाइजेशन नहीं हैंडल करो तो आप प्रोजेक्ट डेवलप कर ही नहीं सकते। तो ये होने के बाद ध्यान रखना है ये सक्सेस 1 होना चाहिए, 0 फेल होना चाहिए। मतलब 0 फेल का मतलब हो गया ये पास हो गया है, मतलब जितने मैकेनिज्म से जितने मेथड से वो बन गए, कंपाइल हो गए। उसके बाद आपको एक कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे एक फॉर्म अपना लेना होगा जिस पे आप जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि मैं एक फॉर्म ऐड करता हूँ तो यहाँ से मैं वेब फॉर्म ले लेते हैं हम लोग। वेब फॉर्म में फॉर्म का नाम हम ले लेते हैं लाइक प्रोडक्ट के नाम से ले लेते हैं, product.aspx के नाम से मेरे पास एक पेज आ जाएगा। एज पर द डेटाबेस डिज़ाइन हम उस पेज को डिज़ाइन कर लेंगे। तो डेटा क्लासेस DBML के अंदर में हम उसको ओपन करके हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम रोज एंड कॉलम्स ले सकते हैं। अब जैसे हमारे प्रोडक्ट टेबल में 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं, ठीक है। और तो 6 रोज़ हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। टेबल के अंदर में हम लोग 8 रोज़ ले लेते हैं एंड 3 कॉलम्स। फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, फिर हमारा है प्रोडक्ट आईडी PID। प्रोडक्ट आईडी के बाद नेम है, नेम के बाद कैटेगरी है, कैटेगरी के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद उसका रेट है और रेट के बाद उसकी इमेज होगी, रेट के बाद उसकी इमेज है। ठीक, चेक कर लेते हैं डेटाबेस में स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी, कॉस्ट और उसका इमेज। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए। इमेज के लिए मुझे फाइल अपलोड चाहिए होगा, फाइल अपलोड। मुझे कुछ बटन चाहिए होंगे, 2 3 4। फाइनली आप चाहिए आपको इमेजेस भी शो कराने हैं, आप यहाँ पे मॉडिफाई करके मर्ज कर लो और इमेज को भी यहाँ पे ले लो। इमेज का साइज जो है अपने हिसाब से आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 100 बाई 100। मेक श्योर आपके सारे बटन्स हैं, बटन्स के नाम नेमिंग भी होनी है आपकी। BTN add, this is BTN find, BTN update और BTN delete। साथ में इसका जो नाम है, जो टेक्स्ट अपीयर होगा वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में शो कर रहा हूँ, अपडेट और डिलीट। साथ में टेक्स्ट बॉक्सेस के भी नाम चेंज कर देते हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस और ले रखे हैं हमने। तो फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स पे गए, सोर्स में चले गए, दिस इज TXT ID, TXT PID, TXT नेम,
txt कैटेगरी, txt क्वांटिटी, और मेरा ये फाइल अपलोड उसके लिए। फाइनली आपने सारे जितने भी थे ये उसके आइडेंटिफायर्स कहते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स। उसके आपको अगर नाम दे देते हो तो आपके लिए इजी रहेगा रन टाइम पे उसको फाइंड आउट करना कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट किसके लिए लिया है। ठीक है, तो ये होने के बाद फाइनली आप अपने पेज पे आ जाओ और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ऐड की कोडिंग करनी है सपोज कर लो। और मैं चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरी ऐड हो रही है ना, तो सेम टाइम पे मेरे एक ग्रिड व्यू में भी शो हो जाए, राइट। तो एक और हम रोज़ ले लेते हैं नीचे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ग्रिड व्यू में मेरी इंफॉर्मेशन शो हो जाए इन अ सेंटर पोजीशन। तो यहाँ पे मैं डेटा में जाके एक ग्रिड व्यू ले लेता हूँ, जिसका फॉर्मेट मैंने कुछ वैसा रख लिया। ठीक, मैं चाहता हूँ ऊपर मैं ऐड करूँ, नीचे मेरी वैल्यूज दिख जाए। तो क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, पहले हम लोग ये काम करते थे, उसके बाद क्या करते थे, सबसे पहले कनेक्शन करते थे। यहाँ हमें कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो चुका है, किसके थ्रू, इस डेटा कॉन्टेस्ट क्लासेस के थ्रू। ऑलरेडी आपने सारे ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया है। तो इसको हम कॉल कैसे करेंगे अपने पेज पे, तो अपने पेज पे कॉल करने के लिए आप इसके सोर्स में चले जाओगे, अपने सोर्स में चले जाओगे। सोर्स में जाने के बाद आप एक लिंक वाला जो एसक्यूएल क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट था ना, उसको कॉल कर लेना यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब आपको एक लोड मेथड बनाना है। पहले लोड मेथड बनाते थे ना, ग्रिड व्यू के लिए लोड मेथड बनाते थे, जहाँ पे आप ग्रिड व्यू के अंदर में वैल्यू डालते थे तो लोड आता था यहाँ पे। तो वही आपको लोड मेथड यहाँ बनाना है। तो क्या लिखते थे पहले, वॉइड लोड के नाम से मेरे को एक मेथड बनाना है प्राइवेट टाइप का इसी पेज के लिए, जिसमें मैं चाहता हूँ ग्रिड व्यू के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन लोड हो जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ मुझे फाइनली जो डेटा क्लासेस कॉन्टेस्ट मेरे पास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि कनेक्शन एंड ऑल दिस रिसोर्सेज आर इनबिल्ट इनसाइड द डेटा कॉन्सेप्ट टेस्ट क्लासेस। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, मेरे केस में क्या है, डेटा क्लासेस डेटा कॉन्टेस्ट 2 के नाम से, डेटा क्लासेस डेटा कॉन्टेस्ट 2 के नाम से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि उसके नाम से बन गया। मैंने एक उसका नाम ले लिया, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया डीसी, डीसी में कुछ भी ले सकते हो उसकी जगह पे, इज इक्वल टू न्यू डेटा क्लासेस डेटा कॉन्टेस्ट 2। यानी कि एक आपने क्या बनाया, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया किसका, डेटा क्लासेस डेटा कॉन्टेस्ट का, जिसके अंदर आपने सारे इम्पोज किए हुए टेबल। यानी मैं अगर कहूँ डीसी डॉट प्रोडक्ट मास्टर, तो क्या करेगा, ये प्रोडक्ट मास्टर को टेबल को कॉल कर लेगा। अगर मैं कहूँगा डीसी डॉट कार्ट मास्टर या कस्टमर, तो क्या करेगा, वो कस्टमर को कॉल कर देगा। यानी कि इंटायरली एक टेबल आपका इसके थ्रू कॉल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसमें से ही एक टेबल को कॉल करना है, जिसको मैं चाहता हूँ ग्रिड व्यू के अंदर में उसको बाइंड कर दूँ। ग्रिड व्यू पहले हम क्या लिखते थे, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू dt। dt के अंदर हम क्या करते थे, एक रीडर के अंदर में टेबल को लोड कराना और करते थे हम लोग। आपको याद होगा अडेप्टर के थ्रू हम लोग क्या करते, फिल करते थे dt को, टेबल के अंदर में वैल्यूज को हम फिल करेंगे तब तक वो आएगा नहीं। यहाँ पे उसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस कॉन्टेस्ट क्लासेस के थ्रू आप उस टेबल को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रिड व्यू 1, जो मेरा नाम है ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू डीसी का कौन सा टेबल, प्रोडक्ट मास्टर। तो ये प्रोडक्ट मास्टर टेबल को क्या करेगा, कॉल कर देगा। अगर मुझे दूसरा टेबल चाहिए तो मैं दूसरे टेबल का नाम लिख दूंगा, ठीक है। और फाइनली क्या करेंगे, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, बस। अपने क्या, अब आपकी सारी चीज़ों को जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको ये लोड के थ्रू कॉल कर देगा। और मैं चाहता हूँ कि पेज के लोड पे कॉल हो जाए इफ़ कंडीशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इफ़ पेज डॉट इज पोस्ट बैक, जो मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे, पोस्ट बैक इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि पेज अगर पहली बार लोड हो रहा है, अगर पेज पहली बार लोड हो रहा है तभी मैं किसको कॉल करना चाहूँगा, लोड को।
अदरवाइज नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लोडेड है। इसका मतलब अगर वो पहली बार लोड हो रहा है तभी आप कॉल करोगे, इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी इसमें फिल है डेटा। जब ऑलरेडी फिल है डेटा तो आप दोबारा उसको रिप्लिका उसको क्यों बनाओगे आप? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पेज के लोड पे कंडीशन लगानी होती है। इससे पेज लोड से पहले कौन सा होता है? ASP.NET में सबसे पहला इवेंट कौन सा फायर होता है? इनिशियलाइजेशन। और उससे पहले पेज प्री इनिशियलाइजेशन। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद पेज का प्री लोड होता है, फिर लोड होता है। ठीक है, अगर ऑलरेडी लोडेड है तो वाई वी लोड, उसका मतलब यही हो गया। इफ पेज इज ऑलरेडी लोडेड तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ पेज डॉट पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब ये पहले लोडेड है, ऑलरेडी लोडेड है। सॉरी, फॉल्स मतलब पहली बार लोड हो रहा है, और ट्रू का मतलब ऑलरेडी उसमें डेटा है, लोड हो चुका है, मेमोरी में ऑलरेडी लोड हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इतना करके मैं अगर इसको रन करा के देखता हूँ तो अगर मेरे पास में टेबल में इसमें इंफॉर्मेशन होगी तो वो शो कर देगा। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट के नाम से टेबल है, फॉर्म है, तो इस प्रोडक्ट को मैं सेटअप स्टार्ट पेज करके इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पे ये आपका पेज लोड होगा, लोड होते ही आपकी ग्रिड व्यू के अंदर में वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपने पेज के लोड पे उस मेथड को कॉल किया हुआ है कि फर्स्ट टाइम जब ये लोड हो तो वो शो कर दे। देखो आ गई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने पेज की वैल्यू को फॉर्म पे लोड कराया है, और विद द हेल्प ऑफ लिंक क्यू ऑब्जेक्ट जो डेटा कॉन्टेस्ट क्लासेस है उसके थ्रू करें। अब मुझे अपनी वैल्यू को ऐड करना है, वैल्यू को डेटाबेस में ऐड करना है। लोड तो आपने करा लिया, ऐड करने के लिए क्या करना है? वही सेम डेटा क्लास के डेटा कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो डेटा क्लास का डेटा कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस टेबल के अंदर में वो जो डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में हम लोग एक जो भी मेरे पास में जितने भी टेबल्स होंगे वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट मास्टर है, कार्ट मास्टर है, सब सारे टेबल के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। उसके नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेना है आपने, और उस ऑब्जेक्ट के साथ में उस टेक्स्ट बॉक्स की मैपिंग कर देनी है। मैप करने के बाद डायरेक्टली उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वो वाला मेरा फॉर्म कहाँ चला गया? प्रोडक्ट के नाम से था ना? ऐड की कोडिंग करनी है आपने। सेम डेटा क्लासेस डेटा कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट ले लोगे। यार पता नहीं, डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट ले लिया आपने। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है। ये तुमने डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है? उस टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है। वो टेबल का नाम क्या था? चेक करना चाहोगे? चेक करना चाहोगे तो लिंक के ऑब्जेक्ट में चले जाओ। वो DVML पे चाहो, वहां पे देखो टेबल का नाम क्या था। टेबल का नाम तुम्हारा था प्रोडक्ट मास्टर।
वो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, मतलब मुझे पता था क्या है, प्रोडक्ट मास्टर के नाम से है, इसके नाम से तुम्हें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ जाओ और यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट मास्टर PM, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट मास्टर। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, उसका उस टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तुमने तो पहले एक प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया जिस प्लेटफॉर्म पे तुमने टेबल रखी थी, तो पहले तुमने प्लेटफॉर्म का बनाया, फिर तुमने टेबल का बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बन गए तुम्हारे पास। अब टेबल के साथ जो तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्सेस है उसकी मैपिंग कर दो, टेबल के साथ उसकी मैपिंग कर दो। अब टेबल के अंदर में जो पहले ऑब्जेक्ट को अगर तुम आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, PM डॉट क्या, उसका जो ऑब्जेक्ट का नाम था ID, ये तुमने अगर जैसे लिखा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो उसके ऑब्जेक्ट को उठा लेगा। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट आपके बने हुए सारे आ जाएंगे। अभी देखना होगा कि PM का मेरे ख्याल से ID जो है ना वो उसकी आइडेंटिटी थी शायद, आई एम नॉट श्योर, मे भी हो सकता है ना भी हो, उसकी आइडेंटिटी है शायद ये। तो आइडेंटिटी है तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डेटाबेस से अपने आप फिल होगा, राइट। चलो चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसको मैं किसके साथ मैप करना चाह रहा हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पहले जो हम लोग वहाँ करते थे वहाँ पे हम टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स ले लेता था, लेकिन यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको ये कैसे करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसको आपको इक्वल्स टू जो आपके नाम है किसके, टेक्स्ट बॉक्स के, टेक्स्ट बॉक्स TXT प्रोडक्ट ID के नाम से था, अब बट वो जो है वो हमारा इंटीजर टाइप है, वो जो है मेरा इंटीजर टाइप है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंट डॉट पार्स किसको, TXT PID का टेक्स्ट। ये टाइप कास्टिंग आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका वैरकर है, डेस्टिनेशन अगर वैरकर है तो फिर तो देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका जो यहाँ से भेज रहे हो वो भी वैरकर है। लेकिन अगर वो इंटीजर है और डेसिमल है, फ्लोट है, तो आपको यहाँ पे उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया PM डॉट, उसका नेम था P नेम, प्रोडक्ट नेम था शायद, नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग में है। PM डॉट क्या था, नेम के बाद कैटेगरी डॉट, कैटेगरी इज इक्वल टू TXT, कैट के नाम से था, डॉट टेक्स्ट। उसके बाद है PM डॉट क्वांटिटी QTY डॉट इज इक्वल टू TXT क्या, क्वांटिटी नहीं सर, वो लेंगे ना इसमें डॉट टेक्स्ट, क्वांटिटी तो उसमें इंटीजर में, तो इंट डॉट पार्स लेना पड़ेगा। हाँ क्वांटिटी अगर इंटीजर में है तो हमें इंट डॉट पार्स और उसकी टेक्स्ट की वैल्यू TXT क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट। वैसे ही मेरे पास में एक और वैल्यू है, एक और वैल्यू कौन सी है मेरे पास में, क्वांटिटी के बाद प्राइस भी मेरा इंटीजर में है। तो आपको ये मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, TXT रेट था ना, TXT रेट, और इसका नाम क्या था वो चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, P कॉस्ट के अंदर रेट जा रहा है। उसके बाद मेरी इमेज भी है, तो इमेज के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। वही जो पहले वाला जो 2 लाइन की कोडिंग थी वो इसके साथ आपको करनी है बस।
फोल्डर ऐड किया, फोल्डर का नाम दे दिया मैंने इमेज, और यहाँ पे मुझे एक पाथ बनाना पड़ेगा, तो हमने एक स्ट्रिंग पाथ बनाया और पाथ के अंदर हम लोगों ने एक वर्चुअल पाथ क्रिएट किया img, ठीक है। और इसके साथ हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया किसको, फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम, इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने। और उसके बाद हमने क्या किया, फाइल अपलोड 1 के थ्रू उसको सेव एज किया, डॉट सेव एज किसको, कहाँ पे, तो सर्वर डॉट मैप पाथ, और मैप पाथ के अंदर हमने पाथ दे दिया, दैट्स इट। तो यहाँ तक सेव हो गया। अब इस जगह पे जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है मेरे पास में, उसमें हमें क्या डालना था, pm डॉट p इमेज, ये वाला इमेज इज इक्वल टू क्या दे देंगे हम यहाँ पे, सीधा सीधा पाथ पास कर देंगे। ठीक है। फाइनली आपके पास होने के बाद डीसी के अंदर में डॉट करके क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया था हमने, डीसी डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, PM नहीं, सेव चेंजेस, सबमिट ऑन चेंज, सबमिट चेंजेस। और सबमिट चेंजेस किसके थ्रू आप करा रहे हो, तो पीएम के थ्रू करा रहे हो। सबमिट चेंजेस सिर्फ लिख दोगे तो अपने आप वो सबमिट को चेंज कर देगा, डीसी को सबमिट कर दोगे तो उसको सेव कर देगा वहाँ पे। तो ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपको वैल्यू को दिखाना है। यहाँ पे देखो क्या था, पहले हमने क्या लिखा था, पहले हम क्या लिखते थे, इंसर्ट, पहले क्वेरीज बनाते थे, क्वेरीज में हम इंसर्ट की क्वेरीज हम पास करते थे, फिर हम लोग एसक्यूएल के कनेक्शन को ओपन करते थे, एसक्यूएल के कनेक्शन को फिर हम ओपन करते थे, फिर हम एसक्यूएल कनेक्शन को क्लोज भी करते थे। टेबल का नाम क्या था, प्रोडक्ट मास्टर डॉट सबमिट इंसर्ट ऑन सबमिट किसको, तो पीएम को, फिर सबमिट चेंजेस। ये भी एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। डीसी के अंदर में आपने क्या किया, प्रोडक्ट मास्टर, जो टेबल का नाम था तुम्हारा प्रोडक्ट मास्टर, और प्रोडक्ट मास्टर के अंदर आपने क्या किया, इंसर्ट ऑन सबमिट, और आपने पैरामीटर क्या डाला, पीएम मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो था। इसको आप यूजिंग के थ्रू भी कर सकते हो, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। फाइनली आपने डीसी सबमिट चेंजेस कर दिया, यानी कि अपडेट किया, सर्वर को अपडेट किया कि इसको मैंने चेंजेस किए हैं इसमें, वो अपडेट हो जाए। और फाइनली आप चाहते हो कि लोड डेटा कॉल हो जाए, तो लोड डेटा को कॉल कर सकते हो, पेज के लोड को कॉल कर सकते हो आप। यहाँ पे क्यों करना चाहते हो पेज लोड, पेज अंडरस्कोर लोड, लोड भी लिख देंगे तो हो जाएगा ना, जब अपडेट बनाया लोड डाटा से तो हो जाएगा सीधा। पेज अंडरस्कोर लोड, उसमें आप सेंडर को कॉल करोगे और ई को कॉल करोगे। और यहाँ पे फाइनली आप जो इमेज ले रखा है आपने, इमेज 1 डॉट इमेज URL इज इक्वल टू पाथ। उसके बाद फाइनली आप चाहते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे लोड हो जाए, ग्रिड व्यू के अंदर में। तो जो आपने मेथड बनाया हुआ लोड डेटा का, जो आप लोड डेटा का मेथड को यहाँ पे कॉल कर दोगे, तो फाइनली आपकी वैल्यू जो ग्रिड व्यू में आपने ऐड की हुई है, मतलब नहीं, पेज पे आपने ऐड की हुई है, वो यहाँ पे शो करेगा। ग्रिड व्यू में इमेज तो शो नहीं कर रहा, उसका बात सब हो रहा है। तुमने इमेज बनाया है उसमें ग्रिड व्यू में फिर इसमें इमेज कैसे लेंगे, उसमें तो आपने डायरेक्ट बाइंड कर दिया ना। सब चीज़ें इतने आराम से हो जाते हैं तो हर आदमी डेवलपर बन जाता। तो
सामने ये तो उठा के रखोगे तो नहीं बनेगा ना, उसमें भी तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना हमें। वो तो हमने वहाँ पे किया ही नहीं, हमने तो ग्रिड व्यू सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके लोड ही तो कराया है। एक दो लाइन की कोडिंग में आप चाहते हो इमेज भी शो हो जाएगी, इतनी फैसिलिटी नहीं देता। वो आपको बनानी पड़ेगी, वो आपको करना पड़ेगा ना वहाँ पे उस इमेज फील्ड को, जो हमारा, क्योंकि हमने टेम्पलेट के थ्रू बनाया तो उसको हमें टेम्पलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको आप जब तक टेम्पलेट में कन्वर्ट नहीं करोगे नहीं होगा। जैसे आपके नीचे इमेज नहीं दिख रही है, आपको इमेज दिखानी है, तो क्या करोगे इसमें? इमेज ले लेंगे वहाँ से, हम्म, इमेज ले लेंगे, बाइंड कर लेंगे कैसे इमेज लोगे? ग्रिड व्यू से। तो हम तो डायरेक्ट कनेक्शन कराया ना, बैंड थोड़ी कराया अलग हाँ अलग। मैं वही करता हूँ, उसको बाहर से डेटा मेरी वैल्यू सेव हो गई। सेव होने के बाद नीचे देखो यहाँ पे भी रिकॉर्ड का आ गया, उसका पाथ आ गया, जो जो दिखाना था वो आ गया। सेव कर दिया डेटा, इमेज भी आपकी सेव हो गई। अब आपका एक प्रश्न है कि भाई इमेज यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? हम इसके साथ जो अडेप्टर हम लोगों ने यूज़ किया है, इसके साथ हम सारे मैकेनिज्म करा सकते हैं जो हम पहले कराते थे। थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है आपके दिमाग की। ये आपको चैलेंजेस दे सकता है कोई भी कि आप सब बना के दिखाओ, इसी के अंदर में इम्प्लीमेंट करो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने लिया, इस फील्ड के अंदर मुझे चाहिए इमेज को भी दिखाना चाहता हूँ मैं। तो इमेज दिखाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाने जाएंगे एडिट कॉलम में। एडिट कॉलम के अंदर में जितने मेरे कॉलम्स बने हुए हैं, ऑटो वाला तो खैर रहेगा ही, इसको रहने दो। इसमें से डिज़ाइन व्यू नहीं आ रहा है इसका डिज़ाइन व्यू आना चाहिए एडिट कॉलम में। डिज़ाइन व्यू नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, इसमें हम एक आइटम टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। पर फिर वो इमेज पाथ वाला नहीं चाहिए कॉलम, वो आएगा साथ में। वही तो बात है कि इसमें वो वाला कॉलम आना चाहिए, इसमें आ नहीं रहा है। इसमें से हम पहले रिमूव कर देते हैं, हो सकता है इसकी वजह से आ रहा हो। रिमूव करने के बाद हम इसमें जाते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपके ना कॉलम्स आने ही चाहिए पहले तो। जो ये आ रहा है ना, वो बेसिकली आता है लेकिन इसमें आ नहीं रहा है। तो हो सकता है मे बी कुछ नहीं लिंक क्यू की वजह से नहीं है, ये अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। हमने इसको किसी के साथ बाइंड नहीं किया है, ये तो इंडिपेंडेंट है ना। हमने तो कोड के साथ बाइंड किया है, वो भी लोड हो रहा है तब कोड बाइंड हो रहा है। तो इसके अंदर हमने कुछ तो लिया है नहीं इसके अंदर में। एक बार इसको हम डिलीट कर देते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखते हैं। हो सकता है मे बी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। अच्छा ओके फाइन, क्योंकि हम लोगों ने तो सारा का सारा वो तो लोड डेटा के थ्रू किया है ना, हमने तो कुछ बनाया तो है ही नहीं इसके अंदर में। वही तो सर, इसको हम लोगों ने कुछ बनाया तो है ही नहीं इसके अंदर में, कुछ ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने मतलब वैसे यूज़ किया नहीं है, तो वो कैसे दिखाएगा न? जाहिर सी बात है, तो ब्लैंक ही आएगा ना। तो अब यहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे? इसको ही यूज़ करना है मुझे, तो कैसे यूज़ करूँगा? यहाँ पे जाके अगर मैं न्यू डेटा सोर्स पे जाऊँ और यहाँ पे जाके अगर मैं एसक्यूएल लिंक्यू को कॉल करके नेक्स्ट पे जाता हूँ, मैं शो ओनली लिंक्यू का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगर लिंक्यू का ऑब्जेक्ट अपने वन कॉल किया, लिंक्यू 2 था तो 2 वो तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, नया बन रहा है। यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है। यहाँ पे आपको नहीं ले सकते ना आप ये वाला ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बन रहा है। इसमें हम कैसे करेंगे? अगर हम नया बनाएंगे तो हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स फिर वो आ जाएंगी, फिर हम उसमें जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर हम लोड डेटा वाली कोडिंग, वहाँ वाली जो कोडिंग है वो उसको हम हटाना पड़ेगा हमें। चलो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग वैसे ही इसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है? वैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और कितने ऑब्जेक्ट लेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बहुत हैट्रिक हो जाएगा। इस पे जाते हैं, न्यू डेटा सोर्स पे जाते हैं, ठीक है? एसक्यूएल वाले पे ही क्लिक करते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा था हमारा? दिस वन।
डोंट वांट टू सेव, चलो टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट मास्टर। सारे कॉलम चाहिए, एडिट अपडेट देख लेंगे बाद में ले लेंगे, इसमें वो भी आ जाएगा इसमें। अगर डिलीट का बटन भी चाहिए तो मुझे वो भी आ जाएगा। टेस्ट क्वेरी पे कर लिया, फिनिश पे क्लिक कर लिया, ये आ गया मेरे पास। अब इसमें मुझे इमेज वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे कराना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे आपके एडिट में, एडिट में जाने के बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना जिसका नाम इमेज पाथ है, इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट दिस फील्ड इनटू टेम्पलेट फील्ड। सिर्फ इसी को करेंगे क्योंकि मुझे इसी का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट हो गया ये। फाइनली ओके पे आ जाओ। ओके के आने के बाद देखो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके जाएंगे एडिट टेम्पलेट में, और एडिट टेम्पलेट में पर्टिकुलर वही वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो इमेज वाला था। यहाँ मुझे चाहिए क्या? इमेज के लिए इमेज का कंट्रोल, ठीक है। साइज मैंने इसका सेट कर दिया, क्या जो मुझे चाहिए। साइज मुझे चाहिए लाइक 40 और हाइट भी मुझे चाहिए 40, और मुझे इसको बाइंड करना होगा। बाइंड करना होगा ना, इमेज यूआरएल के थ्रू मुझे बाइंड करना होगा। तो मैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाइंड, बाइंड और उस कॉलम का नाम जो मेरे डेटाबेस में है जिसका नाम है PIMG_path। आई थिंक यही है, PIMG_path ही है। इसको ओके कर देते हैं। ये बाइंड हो गया। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडिट में लेना पड़ेगा। एडिट में क्योंकि हमें अपडेट कराना भी चाहते हैं, बटन्स भी लेने पड़ेंगे आपको। अभी नहीं करा रहे। अगर आपको एडिट नहीं कराना तो भाई कुछ मत लो, फिर एडिट पैनल में कुछ लो ही ना। और अगर चाहते हो तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हो और बटन्स भी ऐड कर सकते हो। मतलब आधे तुमने काम किस पे किया, डिजाइनर के थ्रू किया, और यहाँ पे आके तुम वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं देता हूँ इमेजेस, सॉरी, ये आ गया तुम्हारा इमेज। फूटर में भी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो। यहाँ पे जाओ और उसको एंड कर दो। आगे इमेज बाइंड कर दी, बाइंड की प्रॉपर्टी तो लिखी दी, और उसको फाइनली अब बटन भी चाहिए आपको। तो बटन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा दोबारा, और दोबारा जाने के बाद जो मेरा वो था एडवांस, उसमें जाके जनरेट कर देंगे तो बटन्स भी आ जाएंगे मेरे पास। नेक्स्ट, फिनिश। डिलीट, एडिट का बटन चाहिए और डिलीट का बटन चाहिए। और जो मैंने अभी करने की कोशिश करी थी एडिट वाली, वो वाला हम ले लोगे तो एडिट भी हो जाएगा। एडिट की सिर्फ एडिट का मेथड लिखना है, कोडिंग करनी है बस, सारे हो जाएंगे पहले वाले की तरह। ठीक है। अगर एडिट करोगे तो फिर वहाँ पे ब्लैंक आएगा, और वहाँ पे अगर हमने ले लिया होता तो एडिट का वो उसके थ्रू हम कोडिंग कर सकते थे। तो ये आपका एक कोड हो गया जिसके थ्रू हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या, दो अडेप्टर हो गए, तो हमें पेज का लोड वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लिंक यू वाला वर्क करेगा तो फिर वो दोनों वर्क नहीं कर सकता ना एक साथ। तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट को पेज के लोड से रिमूव करना होगा, क्योंकि एक के साथ वो काम करे सिर्फ। अभी छोड़ देते हैं उसको, क्या करना है। वो तो कॉल नहीं किया ना, लिखा है बट हमने कॉल तो किया नहीं। वो रहेगा, जब उसको दोबारा यूज़ करना है तो अब यूज़ कर लो, क्योंकि एक्चुअली एक ही चीज़ में हमने दो चीज़ें मर्ज कर दी। ऐसा होता नहीं है, कहीं किसी एक पेज पे सेपरेटली ग्रिड व्यू होगा, किसी एक पेज पे इंसर्ट का होगा। दोनों एक जगह नहीं होते हैं कभी। या तो आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कराओगे या आप ग्रिड व्यू के थ्रू कराओगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया, इसीलिए मेरे को दिक्कत हुई कि दोनों एक जगह मुझे लेना पड़ा, बट ऐसा होता नहीं है, लॉजिकली आपका नहीं होता। देखो अभी एक ही में मैंने इमेज डाली थी, एक में इमेज शो हो रही है, बाकियों में इमेजेस थे नहीं। तो क्योंकि नहीं थे इमेजेस, लेकिन इस फोल्डर में नहीं है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के साथ में हमने इस फोल्डर में नहीं ऐड किया, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है आप वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे सपोज कर लो डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है,
फाइंड करना है, चलो फाइंड कर लेते हैं। मैं फाइंड की कॉपी कर लेता हूँ और चले गए फाइंड पे, पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या था, डेटा क्लासेस 2 है ना, हाँ वहां पे हमने 1 यूज किया था, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या है, EMP जो मेरे टेबल का नाम, वहां पे मेरे टेबल का नाम क्या था, प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर के जो ऑब्जेक्ट का नाम बनाया आपने, वो बनाया आपने PM के नाम से। PM के अंदर आपने क्या किया, सेलेक्ट किया C को इन DC। एक और थोड़ा इजी बताता हूँ, इससे भी इजी बताता हूँ, उसको डिलीट करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक और कोड मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा और इजी है। ये अपडेट का है। ये अपडेट का है ना, हाँ फाइंड का देख रहा हूँ सर, हमें क्या फाइंड का करना है ना, फाइंड का करना है। कर लेते हैं, इसी में फाइंड कर लेंगे। ये क्या था, DC2, ठीक है ठीक है। ये आ गया 2। ऑब्जेक्ट किसका बनाया, प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर, दिस इज PM, प्रोडक्ट मास्टर PM इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास्टर्स डॉट सिंगल, मतलब एक रो को सिलेक्ट करना है। किस पे करना है, तो एक्स जो है एक वेरिएबल आप ले सकते हो, एक्स इज इक्वल टू वट एवर, ए भी इसकी जगह ए भी ले सकते हो, बी भी, कुछ भी ले सकते हो। तो एक्स हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको हमने रीडायरेक्ट किया किसके साथ में, एक्स डॉट ID। ID मतलब ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिंक के उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर में मुझे चाहिए प्रोडक्ट ID। प्रोडक्ट ID एक्स जो है उस टेबल को ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर में एक्स डॉट PID इक्वल्स टू जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। तो वो क्या करेगा, जब ये सिलेक्ट करेगा तो क्या करेगा, इंटायरली उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा जिस कॉलम के अंदर में आपकी वैल्यू है, वो भी सिंगल, उस रो को सिलेक्ट कर देगा और उसकी पूरी वैल्यू कहाँ चली गई, PM के अंदर में। और फाइनली मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 2 है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए, मैं चाहता हूं कि TXT नेम, प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट के अंदर में इज इक्वल टू PM डॉट कौन सी वैल्यू आ जाए, P का नेम आ जाए, ये वाला आ जाएगा। ऊपर से ये सेलेक्ट करेगा उस रो को, सिंगल रो को सिलेक्ट करेगा, कब, जब मेरी वैल्यू इज इक्वल टू डेटाबेस की उस वैल्यू के साथ में मैच करेगी। अगर वो मैच कर जाएगी तो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूँ, उसको मैं कॉल कर देता हूँ। तो इस तरह से साइन है सर, ये किस चीज़ का है, इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन है सर? इसको हम लोग एक्सपोनेंट साइन कहते हैं, डेटाबेस के कॉलम को कॉल करने के लिए, कौन सा? डेटाबेस के कॉलम को कॉल करने के लिए। ये तुम्हारा टेबल, इसको तुम एक्स मतलब हो गया तुम्हारा उस टेबल, वो जो तुम टेबल को जो ना रन टाइम में टेबल का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसकी जगह तुम ए भी ले सकते हो। अगर ए लोगे तो ए के थ्रू तुम्हें कॉल करना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो मैंने एक एक्स ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको हाइपोथेसिस किसके साथ हमने कर दिया, उस प्रोडक्ट के ID को। प्रोडक्ट ID कौन सा है, उस टेबल का एक पहला कॉलम, ठीक है। तो पहला कॉलम यानी कि टेबल का जो कॉलम है इक्वल्स टू कंपेयर करेगा टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट से। ये साइन क्या है सर, ये बीच वाला? हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। हाइपोथेसिस। हाँ, तो इसको इसके साथ में हमने कंपेयर कराया, अगर कंपेयर हो गया तो किसके अंदर वैल्यू आएगी, PM के अंदर ना, ठीक है सर। PM में रिटर्न होगा। और PM की वैल्यू मैं किस में रिटर्न कर रहा हूँ, वो सारे टेक्स्ट बॉक्स में रिटर्न करा रहा हूँ। फिर TXT दूसरा वाला क्या था, कैटेगरी। कैटेगरी का जो टेक्स्ट होगा वो किस में रिटर्न करेगा, PM डॉट pcat, उसके बाद TXT क्वांटिटी। कॉस्ट रेट इज इक्वल टू रेट डॉट टेक्स्ट
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम डॉट सी कॉस्ट, ई कॉस्ट, ई कॉस्ट, पी कॉस्ट, फिर टी एक्स टी क्वान्टिटी है ना, क्वान्टिटी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पी एम का, पी कॉस्ट नहीं था, ऊपर रेट था शायद ना, और क्वांटिटी में क्वांटिटी डाल देंगे, डॉट। ये सर इंटीजर वैल्यू है और इसमें वो है टाइप कास्टिंग होगी ना, इसमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा पहले। एक मिनट रुक जाओ, हाँ क्या था ये, इस कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि कौन सा आपका, क्योंकि आपका एरर आने लगेगा जैसे आप लिखोगे ना, तो एरर शो करेगा, एरर शो करेगा तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना। जो इंटीजर है वो इंटीजर में हो जाएगा, जो स्ट्रिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद फाइनली किस क्या था हमारे पास, इमेज। तो इमेज मेरे को चाहिए था, इमेज 1 डॉट इमेज URL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं वो आएगा सर, पी एम डॉट पी इमेज पाथ, ये वाला, दैट्स इट। सबमिट कराने की ज़रूरत है, लोड डेटा का तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि हमने दोनों मैकेनिज्म एक साथ लिखा हुआ है। सबमिट जो होता है सर, सबमिट करा देता है बार बार। क्या होता है ना कि जब तक अपनी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट नहीं करोगे ना तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। समटाइम्स ये ले लेता है, समटाइम्स नहीं लेता है, तो डाल के देख लेते हैं, अगर नहीं लेगा तो फिर हटा देंगे। ये मेरी वैल्यू आ गई है। अब मुझे इसमें से कोई एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने 1 डाला और फाइंड पे क्लिक किया, तो 1 की मेरी सारी वैल्यू आ गई, लेकिन मेरा इमेज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इमेज का 1 का इमेज तो था ही नहीं। 7 के पास हमने इमेज रखी हुई है, 7 को जाके हमने फाइंड किया तो 7 की इमेज आ गई। ठीक है, ये आपने क्या सुना अभी, क्या देखा आपने, फाइंड का देख लिया। अब आपको डिलीट करना है और अपडेट करना है, दो चीज़ें और रह गई हैं आपकी। डिलीट भी बहुत सिंपल है, अपडेट का करा दो। डिलीट और अपडेट दोनों सेम चीज़ है। अपडेट में भी वही सेम वर्क करना है जो आपको करना है। मतलब देखो, जो दिस इज इक्वल टू दिस था ना, अभी दिस इज इक्वल टू दैट हो जाएगा, दैट्स ओनली। मतलब इधर तो तुमने ऐसे किया था, उसको उल्टा कर दोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू उधर, उसकी वैल्यू उधर। ठीक है, वही चीज़ है, करवा देता हूँ मैं। एक फाइंड हो गया, डिलीट में अपडेट। अपडेट तो यही था ना, अपडेट किया नहीं था हमने, अपडेट नहीं किया। इसी को अपडेट कर देते हैं। कॉपी कर लिया, अपडेट पेस्ट कर देते हैं सेम कोड को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से उल्टा कर देते हैं। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सेमी कॉलम। क्यों हुआ ये, पहले वैल्यू उठा रहा था, अब वैल्यू डाल रहा था। अब यहाँ पे कन्वर्ट इसके साथ तो लगेगा नहीं, उसके साथ लगेगा, लेकिन इसके साथ तो लगेगा नहीं, वो उसके साथ लगेगा। डॉट पास। और
इसकी जगह ये तो आएगा आएगा नहीं सर, इसकी जगह वो करेंगे ना, पाथ बनाना पड़ेगा पहले, फिर पाथ डालना पड़ेगा। अपलोड जब भी तो करेगा। यहाँ हम लोग अपडेट कर रहे हैं ना, हाँ तो सर पाथ अपडेट बनाना करेंगे पड़ेगा, तो ये बनानी पड़ेगी स्ट्रिंग पाथ अपडेट अगर हम कर रहे हैं तो हमें एक नया पाथ बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें पाथ लिखना पड़ेगा। पाथ डालना पड़ेगा। हमने पाथ अलग से नहीं बनाया था ना। अच्छा, पाथ सबमिट चेंजेस ये किसका कोड हो गया? अपडेट अपडेट का। डिलीट में सिर्फ आपने डिलीट का मेथड को कॉल करना है, डिलीट के मेथड को कॉल करना है। फाइंड करके एक्स वाला सिंगल रो डिलीट मेथड को कॉल कर दोगे, इंटायर रो को डिलीट कर देगा। सेवन को फाइंड कर लेते हैं, इमेज को चेंज कर देते हैं। अपडेट कर देते हैं। रेट भी मैंने डाल दिया यहाँ पे 45,000। अपडेट, इमेज भी चेंज हो गई और वो भी हो गई। ये नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको लोड किया नहीं था, ये दोनों अलग अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, हो गया सर चेंजेस। ये नहीं हुआ। ये कैसे होगा? क्योंकि ये तो हमने अलग सोर्स से किया हुआ है ना। ठीक है, ये अलग सोर्स है, ये अलग सोर्स है। दोनों असाइनमेंट को आपने एक दो पेजेस के इन्फॉर्मेशन को आपने एक पेज पे मर्ज कर दिया है तो कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना, ठीक है सर। इसीलिए हमने उसको जोड़ा नहीं है। उसी तरह से डिलीट को अपडेट का वो सर फाइनली अब डिलीट करना है आपने, और डिलीट का मेथड में सिर्फ और सिर्फ आपको डिलीट को कॉल करना है। लो डेटा की कोई कोडिंग नहीं है, सबमिट ऑन चेंज होना है, वही कॉपी करो ना सर यहाँ ऊपर से, एक ही बात है। उसमें टेबल का नाम अलग है। तो ये लो, यहीं से कॉल कर लेते हैं। पीएम को डिलीट करना है और किसको? ये प्रोडक्ट मास्टर। डीसी डॉट प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट मास्टर और डिलीट करेगा किसको? ऑब्जेक्ट। पीएम को डिलीट करेगा। तो पीएम का जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसके थ्रू ये पास हो रहा है, ये स्ट्रिंग मेरा, उसको सबमिट ऑन चेंज कर देगा। ठीक है, इसमें आप ट्राई कैच यूज कर सकते हो। जैसे कि जो आईडी आपने डाली और वो आईडी है नहीं, तो कैच करेगा ना वो। कैच में क्या लिख दोगे? एक्सेप्शन। हाँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, आईडी नॉट आईडी नॉट अवेलेबल, डाटा नॉट फाउंड। डाटा नॉट फाउंड। किस केस में होगा? जब आप वैल्यू डाल रहे हो और वो है नहीं। ठीक है सर। जैसे 1 के केस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, फाइंड किया और 1 को मैंने डिलीट कर दिया। 1 डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। वैसे 2 को भी करना चाहते हो, जितने भी करना चाहोगे आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। अब मान लो मैंने कोई ऐसी वैल्यू डाल दूँ और जो डेटाबेस में है ही नहीं, तो उस केस में समथिंग वेंट रॉन्ग आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कैच कर लेंगे। ये वाला भी हैंडल कर लेगा, साथ में उसको भी हैंडल कर लेगा। अगर कल की डेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है डेटाबेस से रिलेटेड, डेटाबेस में हमारा टेबल नहीं है या कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत आती है, तो आपका वो समथिंग वेंट रॉन्ग जो है वो कैच कर लेगा, ट्राई कैच हमारा कैच कर लेगा। अब डिलीट के केस में हम यहाँ पे लगाते हैं ट्राई। इस पूरे को हमने ट्राई के अंदर डाल दिया। ट्राई कैच जो है वो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं, और इसके अंदर आप कैच करते हो। कैच किसको करना है आपको? एक्सेप्शन को।
आप चाहो तो एक्सेप्शन के ई ऑब्जेक्ट को कैच कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो खुद से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। चाहो तो जिसको जैसे आपने एक्सेप्शन का ई एक्स ऑब्जेक्ट बनाया और ई एक्स को ही आप चाहते हो शो कराना, तो आप वैसे ई एक्स को भी शो करा सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। जैसे आपने एक्सेप्शन ले लिया, एक्सेप्शन के अंदर में आपने यहाँ पे सपोज कर लो आप चाहते हो कोई यूज़र के पास में इंफॉर्मेशन दिखाओ, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, और राइट में तुमने क्या किया, स्क्रिप्ट से दिखाना चाहते हो, तो स्क्रिप्ट अलर्ट, और अलर्ट के साथ तुमने दिया डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरह से आपके पास मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आने के बाद फाइनली इसको स्क्रिप्ट को हम क्लोज कर देते हैं, स्क्रिप्ट को हम क्लोज कर देते हैं। ये आपका आ गया। और फाइनली ब्लॉक में चाहो तो आप दे सकते हो कुछ, या ना खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हमने लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास ब्लॉक है, एक 4 ब्लॉक होते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, और एक होता है थ्रो। थ्रो में भी आप उसको भी ब्लैंक रख सकते हो। तो थ्रो में ये होता है कि यूज़र के पास इंफॉर्मेशन थ्रो करने के लिए होता है। मेन होता है इसका कैच, जो आपका मेन कोड है उसके अंदर में कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो वो कैच कर लेगा। कैच करने के बाद ट्राई मेन होता है, ट्राई और कैच मेन होता है। ट्राई के अंदर में वो क्या करेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो कैच में उसको कैच कर लेगा। अब सपोज कर लो यहाँ पे 1 2 तो हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है, अब मैं 1 डालता हूँ, 1 तो है ही नहीं, और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो क्या मैसेज आएगा यहाँ पे, ट्राई कैच वाला एक्सेप्ट को कैच कर लेगा और कैच करके डेटा नॉट फाउंड आ जाएगा कि डेटा नहीं है। तो उस तरह से आप किसी भी जगह पे, मतलब इंसर्ट के केस में भी करा सकते हो, और इंसर्ट में सेम वैल्यू अगर यूज़र डालेगा तो लिख दो ऑलरेडी, हाँ, और आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट डाल दो, वही आएगा, क्योंकि जब वो दोबारा एक ही वैल्यू डालेगा तो एरर आएगा, तो वो दिखा देगा। अपडेट के केस में भी डाल दो वही चीज़, ये वाला सेम चीज़ डाल दो, आईडी नॉट फाउंड, क्योंकि वो अपडेट करता है और आईडी नहीं डालता है, तो या समथिंग वेंट रॉन्ग डाल दो, सब चीज़ों के लिए एक ही बात। तो हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ लिंक यू।